हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं 12th का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें दिक्कत आती है बहुत सारे बच्चों को। तो बच्चा पार्टी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसका अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन या किसी भी बुक के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा। अब अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? सर क्लास 9 10th में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था। भाई स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। सर समझ में नहीं आया? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं क्या आपको कैरम बोर्ड खेलना आता है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल आता है। अब कैरम बोर्ड में जब ये कैरम बोर्ड बना होता है, ये कुछ इस तरीके का कैरम बोर्ड होता है और यहां पे स्ट्राइकर रखा होता है, ये लाइन होती है। इस लाइन में कहीं आप एक स्ट्राइकर प्लेस करते हैं, ये स्ट्राइकर होता है। इस स्ट्राइकर से यहां पे कई सारी गोटियां हैं और यहां पे ये इसके बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसके अंदर हमें इसको क्या करना होता है, डालना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस गोटी को निशाना बनाते हैं और इस तरीके से करते हैं कि ये इस बॉक्स में, इस पाउच में चली जाए। मतलब हम फोर्स भी लगा रहे हैं, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन लगा रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन लगा रहे हैं। तो मतलब यहां पे फोर्स जो है, जो हम प्लेस करें, जो हम इस उंगली से इसको क्लिक करेंगे, यहां पे हम जो फोर्स लगाएंगे वो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन लगाएंगे, मतलब डायरेक्शन के साथ में लगाएंगे। तो मतलब इसका मतलब हम यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं। कितना सिंपल है, कोई समझने में दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना? मतलब वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड माने कितना फोर्स लगाए। भाई अगर दूर है गोटी, यहां पे हमने ज्यादा तेज मारा तो ये गोटी क्या होगी, रिटर्न करके वापस आ जाएगी। तो हम इतनी तेजी से मारते कि ये इसमें आराम से चली जाए और दोबारा वापस ना आए। माने फोर्स का मतलब जो कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज नोन टू बी द मैग्नीट्यूड। और किस डायरेक्शन में, किस पाउच में डालना है, दैट इज नोन टू बी द डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई इट इज टोटली नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। माने वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। जबकि स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कभी नहीं होती। जैसे टाइम की बात करें, हमने 2 घंटे पढ़ाई करी, अब 2 घंटे पढ़ाई करी, किस डायरेक्शन में करी ये बात तो नहीं करते ना। तो मतलब वो एक क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। बात समझ में आ गई आपके? चलिए, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान रखिएगा, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक एरो। माने एरो लगाने का मतलब यहां पे हम विद इंक्लूडेशन ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। माने जहां कहीं भी किसी क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा होगा, इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। भाई अगर मैं बात करूं तो किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में 2 पॉइंट्स होते हैं बेटा। एक तो होता है इनिशियल पॉइंट और एक होता है इसका टर्मिनल पॉइंट। जैसे आप मेट्रो से कहीं जा रहे हैं या ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, तो जहां से सफर शुरू किया वो आपका इनिशियल पॉइंट है और जहां पे जाके आपने सफर खत्म किया वो आपका टर्मिनल पॉइंट है। तो अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, ये देखिए, ये जो हो गई, ये पूरी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट है
और ये वाला जो पॉइंट है ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, और ये जो पूरी लेंथ है यहां से यहां तक की लेंथ, ये इसका कहलाएगा मैग्नीट्यूड। क्या कहलाएगा इसका? ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और किस डायरेक्शन में जा रहा है इसने बता दिया, ये वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। भाई 4 डायरेक्शन होती है हमारे पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी ये बनाता हूं, इसका मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, और ये इसकी डायरेक्शन है, और टोटल यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये इसका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी की जब कभी भी हम बात करेंगे, इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ में हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी। अब देखिए ना, अगर मैं इस क्वांटिटी को नाम दूं ए, वेक्टर ए नाम दिया, इसको नाम दिया बी, क्या आपके हिसाब से ये दोनों बिल्कुल सेम है? नहीं भाई, इसकी लेंथ अलग होगी, इसकी लेंथ अलग होगी। या तो मुझे बताइए दोनों लेंथ बराबर है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। जब डायरेक्शन अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी भी अलग अलग है। बात समझ में आ गई? तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमेशा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। बात समझ में आ गई? जबकि स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में हमेशा मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्शन कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होती। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं मान लीजिए मैं आपसे एक बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की। मान लीजिए मैंने एक ये वेक्टर क्वांटिटी ली, ठीक है ना, इसको नाम दिया ए, वेक्टर ए। वेक्टर ए का मतलब ये भाई इसका जो टोटल लेंथ है यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है, दैट इज नोन टू बी द मैग्नीट्यूड। क्या होगा मैग्नीट्यूड, वो बात की बात है। और एरो लगा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने एक वेक्टर बी और लिया, वेक्टर बी और लिया, वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से था। अब मैंने क्या करा, इस वेक्टर बी को उठा के यहां पे रख दिया इसके। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ, हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मतलब हम यहां से चलना शुरू हुए थे, यहां से चलने के बाद यहां जाके रुक गए, उसके बाद फिर दोबारा चलना शुरू हुआ और यहां जाके रुक गए। मतलब ये आपकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। अब अगर मैं कहूं कि भाई टोटल आप कितना चले, तो हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को और इसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं यहां से आप किधर की तरफ गए, तो आप डायरेक्शन इस तरीके से तो बताएंगे, ये वाली डायरेक्शन। तो ये इसका कहलाता है बेटा रिजल्टेंट। क्या कहलाता है इसका, ये रिजल्टेंट कहलाता है। और रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ होगा। मतलब इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, कि आप कहां से शुरू होते हो, कहां जाके खत्म हुए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, वेक्टर कितने टाइप का होता है? सबसे पहला वेक्टर जीरो वेक्टर। सर जीरो वेक्टर किसे कहेंगे? सर वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, वो कहलाएगा जीरो वेक्टर। माने उसके अंदर मैग्नीट्यूड नाम की कोई चीज नहीं होगी, वो चल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, एक जीरो वेक्टर कहलाएगा। और जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा यही होगा, एक ही डॉट होगा। यही इसका इनिशियल पॉइंट है, यही इसका इनिशियल पॉइंट है, और यही इसका टर्मिनल पॉइंट भी है। माने ये बड़ा ही नहीं, यहीं से शुरू हुआ और यहीं पे आके खत्म हो गया। और जीरो वेक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो के ऊपर एरो। माने एक ये वेक्टर क्वांटिटी है
जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट तो थी लेकिन ये चल ही नहीं पाया, माने जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे जाके खत्म हो गया। बात समझ में आ गई। दूसरा यूनिट वेक्टर। सर ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? सर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, माने जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। माने इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? 1 यूनिट होनी चाहिए। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। माने ये किसकी बात कर रहा है? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस से। माने अगर मैं इसको नाम दूं वेक्टर बी, तो इस कंडीशन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। माने वो वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 आएगा। अब ये मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी जल्दबाजी मत करिएगा भाई, अभी तो हम टाइप समझ रहे। नल वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर कहेंगे या नल वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, माने जिसका मॉडुलस किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। कैप का मतलब ये, कैप का मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल्स टू 1 होगा। भाई मैंने कहा एक वेक्टर है, मान लीजिए सी, एक वेक्टर सी है और इसका मॉडुलस इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब वेक्टर सी इज अ यूनिट वेक्टर। वेक्टर सी क्या कहलाएगा? एक यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और इसको हम चाहे तो सी के ऊपर एक छोटा सा कैप लगा सकते हैं। कैप लगाने का मतलब है हम सिंबॉलिकली बताना चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। बात समझ में आ गई। तीसरे वेक्टर की बात करते हैं। पहला हो गया नल वेक्टर, दूसरा हो गया यूनिट वेक्टर, तीसरा। तो दोस्तों अब तीसरे टाइप के वेक्टर की बात करते हैं। तीसरा टाइप का वेक्टर है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर जैसे इसका नाम वैसे इसका काम। कोइनिशियल माने जिन दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होगा। जिन दो वेक्टर्स का, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, जिन दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट माने स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। जिन दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? कोइनिशियल पॉइंट, कोइनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूं, मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये एक वेक्टर ड्रॉ किया। अब इस वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है और इससे एक दूसरा वेक्टर और भी जा रहा है, इससे एक दूसरा वेक्टर और भी जा रहा है, ये हो गया। तो यहां पे इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं नाम दे दूं, इसको नाम दे दूं वेक्टर ए और इसको नाम दे दूं वेक्टर बी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है और दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग है। दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग है। लेकिन ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? ये दोनों वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। कोइनिशियल का मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है, दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट के माने जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है सेम होगा, ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट फोर्थ टाइप की बात करते हैं। फोर्थ वेक्टर, फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या किसे कहेंगे भाई? कोलिनियर का मतलब तो जनरली आता है वो पॉइंट्स या वो वेक्टर्स जो एक ही लाइन में हो, वो वेक्टर्स जो एक ही लाइन में होंगे, ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर कहेंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है एक लाइन में हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूं एक ये लाइन है, मैं कहूं ये लाइन
इस लाइन के पैरेलल है या नहीं है? बिल्कुल है। एक लाइन अपने आप के तो पैरेलल होती ही होती है, हालांकि पैरेलल लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन ये हर जगह इंटरसेक्ट करें, माने इन्हें बोलते हैं कंसाइड। तो वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर्स में अगर हम बात करेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। चाहे एक कोई छोटा हो, चाहे दूसरा क्या हो, बड़ा हो, लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। वो वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। तो अभी तक हमने 4 टाइप के वेक्टर्स पढ़े। पहला नल वेक्टर, माने जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। दूसरा यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, माने जिसका जो लेंथ होगी वेक्टर की वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तीसरा कोइनिशियल वेक्टर, वो वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे, ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर। चौथा जिसका नाम है कोलिनियर वेक्टर्स, वो वेक्टर्स जो कि आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो या एक ही लाइन में हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। इसके बाद पांचवा इक्वल वेक्टर्स। भाई इक्वल वेक्टर्स किसे कहेंगे, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अपोजिट का मतलब, भाई अगर मैं जा रहा हूं सीधे और वो जा रहा है पीछे, मैं जा रहा हूं राइट, वो जा रहा है लेफ्ट, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। दो अलग अलग वेक्टर्स है, एक जा रहा है राइट, एक जा रहा है लेफ्ट, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम दोस्तों कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसे मैं एक शेप बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक वेक्टर बनाया ये, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया, ये ठीक है ना, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए अगर मैं इसे नाम दूं वेक्टर ए और इसे नाम दूं वेक्टर बी, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के है। तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होंगे ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उसके लिए साइन लगाते हैं नेगेटिव का, जैसे प्रॉफिट के लिए हम साइन लगाते हैं प्लस का और लॉस के लिए साइन लगाते हैं माइनस का। प्रॉफिट के लिए साइन लगाते हैं प्लस का और लॉस के लिए साइन लगाते हैं माइनस का। ऐसे ही किसी वेक्टर की डायरेक्शन को जब आप चेंज करते हैं तो उसमें साइन लगा देते हैं माइनस का। मतलब जैसे ये वेक्टर ए है, अगर मैं इसका अपोजिट वेक्टर बनाता हूं ये इस डायरेक्शन में, तो ये कहलाएगा माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ये कहलाएगा माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। बात समझ में आ गई। जैसे ये वेक्टर बी है, अगर इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दूंगा तो ये कहलाएगा माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये कहलाएगा माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इसे बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, नेगेटिव वेक्टर। ये इसका अगला टाइप था। बात समझ में आ गई। तो वो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। बात समझ में आ गई। ये हो गए वेक्टर्स के टाइप। अब दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर को किसी भी तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई वेक्टर कैसे शो होता है और उसको एक्सिस में हम कैसे शो कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी तक हमने जो क्लास 11th में भी हमने वेक्टर पढ़ा था, तो वेक्टर्स के अंदर क्या होता था, 3D फिगर बनती है, 3 डायमेंशनल फिगर। मतलब एक आपके पास होती है एक्स एक्सिस, एक आपके पास होती है वाई एक्सिस और एक आपके पास होती है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये होता है आपका ओरिजिन। हमेशा समझ लीजिएगा बेटा, आप ये मान के चलेंगे कि आप इस ओरिजिन पे यहां पे खड़े हुए हैं, इस ओरिजिन पे खड़े हुए हैं और यहां कहीं एक कोई पॉइंट है हवा में। देखिए आप, यहां पे कोई एक पॉइंट है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, और आप खड़े हुए इस पोजीशन पे। मैं यहां पे कहीं ले आया, इस पॉइंट पे ले आया। अब आपको क्या चलना पड़ेगा, पहले एक्स एक्सिस में चलेंगे, फिर वाई एक्सिस में चलेंगे और फिर जेड एक्सिस में चलेंगे, तब जाके आप इस पॉइंट पे आ पाएंगे। भाई आप अपने कमरे में जहां खड़े हुए हैं,
आप अपनी नोज को पकड़े देखिए कि अगर किसी बंदे को आपकी नाक तक पहुंचना है, नाक, मक्खी को नाक पे बैठना है तो कैसे करेगा? किसी ओरिजिन से बात करें तो क्या करेगा? पहले वो लेंथ में जाएगा, फिर वो ब्रेथ में जाएगा और फिर वो हाइट पे जाएगा, तब जाके आपकी नाक को पहचान पाएगा कि यहां पे बैठना है मक्खी को। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल सेम वे में हम हमेशा जब भी कभी किसी वेक्टर की बात करते हैं तो हम हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, और जब भी कभी किसी वेक्टर को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उसे? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब हम यहां चल रहे हैं विद इनिशियल पॉइंट एज ओरिजिन, जिसमें ओरिजिन जो है हमारा इनिशियल पॉइंट है। अब अगर इस वेक्टर, एक वेक्टर यहां पे है, मान लीजिए सपोज करिए, तो हम पहले एक्स एक्सिस में चलेंगे, फिर वाई एक्सिस में चलेंगे, फिर जेड एक्सिस में चलेंगे। जब कभी भी एक्स एक्सिस में चलते हैं तो हम वेक्टर आई के रेस्पेक्ट में चलते हैं। देखिए जरा, आई के ऊपर एक कैप लगा दिया है मैंने। आई के ऊपर क्या लगा दिया है? कैप। कैप लगाने का मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब अगर हम इसमें एक स्टेप चलेंगे, माने आई में एक चले, आई में एक स्टेप चले, 2 स्टेप चलेंगे तो 2i लिखेंगे, 3 स्टेप चलेंगे तो 3i लिखेंगे, 4 स्टेप चलेंगे तो 4i लिखेंगे, 5 स्टेप चलेंगे तो 5i लिखेंगे। इस तरीके से y में, y एक्सिस में चलने के लिए हम वेक्टर j का यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर j, और z एक्सिस में चलने के लिए हम वेक्टर k का यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर k। अब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो ये क्या होगा? i एक्सिस में चला जाएगा इस तरीके से, ये ठीक है ना, और ऐसे ये z एक्सिस में चला जाएगा इस तरीके से, और ऐसे ये z एक्सिस में, सॉरी z एक्सिस में, y एक्सिस में, x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में, तीनों एक्सिस में चलेंगे। तो अगर मान लेते हैं एक वेक्टर a है जो कि है 3i + 2j + 3k, इसका मतलब x एक्सिस में 3 स्टेप चलिए, y एक्सिस में 2 स्टेप चलिए और z एक्सिस में 3 स्टेप चलिए, तब जाके आपको जिस पॉइंट की लोकेशन चाहिए उस पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये एक पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम चलना शुरू करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात इतनी? तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन की बात करूं, बहुत ध्यान से समझ में आएगा आपको पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने 3 एक्सिस खींच ली, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ठीक है ना। किसी को कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और यहां पे मैंने आपको 2 पॉइंट शो करे, ये एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे इस P पॉइंट पे जाना है इस ओरिजिन से, इस पॉइंट P पे जाना है इस ओरिजिन से, यहां से जाना है भाई, पहले x एक्सिस में जाऊंगा, फिर y एक्सिस में जाऊंगा, फिर z एक्सिस में, या किसी भी एक्सिस में, पहले एक एक्सिस में, फिर दूसरी एक्सिस में, तीसरी एक्सिस में, तब जाके मैं इस P पोजीशन पे पहुंच पाऊंगा। x एक्सिस में जितना चलूंगा वो i के रेस्पेक्ट में चलूंगा, y एक्सिस में जितना चलूंगा वो यूनिट वेक्टर j के रेस्पेक्ट में चलूंगा, और z एक्सिस में जितना चलूंगा यूनिट वेक्टर k के रेस्पेक्ट में चलूंगा। मतलब अगर मैंने p के कोऑर्डिनेट दिए 2, 3, -1, मतलब मैंने x एक्सिस में 2 यूनिट चला, y एक्सिस में 3 यूनिट चला और z एक्सिस में -1 यूनिट, माने माइनस की नेगेटिव डायरेक्शन में चला, तब जाके इस P पॉइंट पे पहुंच गया। तो अगर मैं इस वेक्टर P के कोऑर्डिनेट शो करूंगा तो वो हो जाएंगे 2, 3, -1। और अगर मैं इसे वेक्टर की फॉर्म में शो करूंगा तो वेक्टर OP बराबर क्या होगा? 2i + 3j - k। तो ये कहलाएगा वेक्टर OP का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। माने ओरिजिन से P पे जाने के लिए ये आपको तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ Q की बात करूं तो पहले Q के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता होने चाहिए। Q के कोऑर्डिनेट्स मान लिया मैंने 5, 2, -3। Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, 2, -3। तो अगर मैं वेक्टर OQ की बात करूं या पोजीशन वेक्टर ऑफ Q की बात करूं तो वो कितना होगा? 5i
प्लस 2j माइनस 3k। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस वेक्टर Q की बात करें, इस पोजीशन वेक्टर OQ की बात करें, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या हुआ? O। वेक्टर OP का माने पोजीशन वेक्टर OP का इनिशियल पॉइंट क्या हुआ? O। माने ये दोनों के दोनों कौन कौन से? OP एंड वेक्टर OQ, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। ठीक है ना, दोनों का इनिशियल पॉइंट, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है? O से स्टार्ट हो रहा है, तो इन्हें कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलेंगे इन्हें? को इनिशियल वेक्टर। मैंने कहा सर ये को इनिशियल वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे तो डायरेक्ट P से Q पे जाना है, मुझे तो डायरेक्ट P से Q की तरफ जाना है। मतलब आप चाहते हैं यहां से P से Q की तरफ जाना, आप चाहते हैं कि आप P से Q की तरफ जाए। देखिए डिपेंड करता है आप कहां से कहां जाना चाहते हैं। इस कंडीशन में इनिशियल पॉइंट होगा P और टर्मिनल पॉइंट होगा Q। इस कंडीशन में इनिशियल पॉइंट होगा P और टर्मिनल पॉइंट होगा Q। मतलब आपको चाहिए वेक्टर PQ। हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो पहला अल्फाबेट होता है ये इसका इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा अल्फाबेट होता है ये इसके टर्मिनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको P से Q की तरफ जाना है, तो अगर P से Q की तरफ जाना है तो कुछ मत करिए, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP कर दीजिए। माने OQ में से OP को घटा दीजिए तो P से Q की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP माने यहां के टर्मिनल पॉइंट से यहां के इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर OQ क्या है आपका? ये है 5i प्लस 2j माइनस 3k माइनस वेक्टर OP क्या है आपका? 2i प्लस 3j माइनस k। तो ये 5i माइनस 2i कितना रह गया? 5i माइनस 2i कितना रह गया? 3i। 2j माइनस 3j कितना रह गया? माइनस का j, और माइनस का 3k और प्लस का k कितना रह गया? माइनस का 2k। ये आ गया वेक्टर PQ। माने ये P से Q की तरफ जाने के क्या हो गई? डायरेक्शन भी हो गई और मैग्नीट्यूड भी हो गया कि x एक्सिस में चलना पड़ेगा 3 यूनिट, y एक्सिस में चलना पड़ेगा -1 यूनिट, और z एक्सिस में चलना पड़ेगा -2 यूनिट। 3 यूनिट, -1 यूनिट और -2 यूनिट, जहां पे आपका इनिशियल पॉइंट होगा P और टर्मिनल पॉइंट होगा Q। इनिशियल पॉइंट होगा P और टर्मिनल पॉइंट होगा Q। माने यहां पे ओरिजिन को आप भूल गए, ओरिजिन से आपने मतलब ही खत्म कर दिया। अभी हम जो बात कर रहे थे OP और OQ में, हमेशा इनिशियल पॉइंट क्या था? आपका O था, और टर्मिनल पॉइंट यहां पे क्या था? P था। यहां इनिशियल पॉइंट O था और टर्मिनल पॉइंट क्या था? Q था। अब यहां से P से Q की तरफ जा रहे हैं तो माने इनिशियल पॉइंट है P और टर्मिनल पॉइंट है Q। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता वेक्टर QP बताइए, माने अब आपको जाना है Q से P की तरफ, Q से P की तरफ ऐसे करके। तो अब आप क्या करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू OP माइनस वेक्टर OQ। देखिए यहां पे वेक्टर PQ की बात करें थे तो OQ माइनस OP था, वेक्टर QP की बात करेंगे तो OP माइनस OQ होगा। माने इसमें टर्मिनल पॉइंट हो गया और ये आपका क्या हो गया? सॉरी, ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका टर्मिनल पॉइंट हो गया। अब वेक्टर OP आपका ये रहा 2i प्लस 3j माइनस k, माइनस वेक्टर OQ आपका ये रहा 5i माइनस 2j, सॉरी प्लस 2j और माइनस 3k। तो ये कितना निकल आएगा? 2i माइनस 5i माइनस का 3i, 3i माइनस 2j प्लस का j, माइनस का k और प्लस का 3k कितना हो गया? प्लस का 2k। तो इसके कोऑर्डिनेट देखिए कितना आ गए? 3 -1 -2 था, अब देखिए साइन चेंज हो गए, -3 1 एंड 2 हो गए, क्योंकि आपने क्या कर दी? डायरेक्शन अपोजिट कर दी। जब डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो इसके कोऑर्डिनेट के साइन भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव था वो
पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हम हमेशा बात करते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो जो भी वेक्टर, अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो वो आप हमेशा ओरिजिन से चलेंगे, माने उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैंने कहा, इफ अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ से t, कोऑर्डिनेट है 5, 2, -1 एंड r -2, 1 और 3, then find वेक्टर RT। आपको वेक्टर RT पता करना है क्या है। मतलब अगर हम बात करें, ये एक्सिस बना ली हमने, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब आपके पास दो पॉइंट है, एक T पॉइंट है और एक यहां कहीं R पॉइंट है। एक T पॉइंट है और एक R पॉइंट है। T के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 2, -1। ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे बेटा, ये दे रखे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये किसके रेस्पेक्ट में दे रखे? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और वेक्टर R के भी कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपके? -2, 1 और 3, ये गिवन है। अब आपको निकालना है वेक्टर RT। तो वेक्टर RT माने इसका इनिशियल पॉइंट हो गया R और टर्मिनल पॉइंट हो गया T। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे? वेक्टर OT माइनस वेक्टर OR। वेक्टर OT माइनस वेक्टर OR। वेक्टर OT क्या होगा? OT होगा 5i + 2j - k माइनस वेक्टर OR क्या होगा? -2i + j + 3k। अब इसको माइनस कर लीजिए तो 5i माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, तो कितना हो जाएगा? 7i। 2j - j + j, ठीक है ना, -k और -3k -4k। तो ये आ गया वेक्टर RT। ये R से T की तरफ जा रहा है। इसका इनिशियल पॉइंट है R और टर्मिनल पॉइंट है T। बात समझ में आ गई? वेक्टर को लिखने का तरीका समझ में आया? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इस वेक्टर RT का, इस वेक्टर RT का माने ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इस वेक्टर RT का आपसे मैग्नीट्यूड पूछूं, अब तो सर चक्कर पड़ जाएगा। इसकी लेंथ कैसे नापेंगे? इसकी लेंथ नापने का तरीका यह है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर RT इज इक्वल्स टू √, ये जो उसके i, j और k के कोफिशिएंट है ना, उसका स्क्वायर कर लीजिए। माने 7² + 1² + -4 का होल स्क्वायर। माने अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए PQ, xi + yj + zk, माने P से Q की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ की बात करूं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ की बात करूं, तो किसके बराबर होगा? √x² + y² + z² के बराबर होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, 7² + 1² - 4², ये हो गया 49 + 1 + 16, √66 यूनिट, √66 यूनिट। ये इसके क्या हो गया? मॉडुलस निकल आया, माने मैग्नीट्यूड निकल आया। बात समझ में आ गई? माने किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले उसे ओरिजिन से दूर करना पड़ेगा। अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकल के आएगा। यहां पे हमने P, R और T के रेस्पेक्ट में निकाला है। यहां पे R जो है वो इसका इनिशियल पॉइंट है और T जो है वो इसका टर्मिनल पॉइंट है। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स की, वेक्टर का ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? कुछ नहीं कहता सर, बेवकूफी वाली बात है। लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई। मैंने वेक्टर एक A बनाया, ये वेक्टर A है, ठीक है ना।
कहीं होगा एक्सिस में, कहीं रोटेट कर रहा होगा, ये एक वेक्टर ए है। और इसके आगे इस टिप पॉइंट में, माने इसके टर्मिनल पॉइंट से एक इनिशियल पॉइंट पे हमने मार्क करके एक वेक्टर बी बना दिया। तो ये इसका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनली ये इसका क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट। तो ये जो ड्रॉ होगा फाइनल रिजल्टेंट, जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये जो रिजल्टेंट है दैट इज नोन टू बी द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट इज नोन टू बी द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये इसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। यही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स है, और होना भी चाहिए भाई। अगर मैं कहूं आपसे, मैं दिल्ली से चलना शुरू हुआ और चलने के बाद कोलकाता जाके रुक गया, ठीक है ना, रुकने के बाद दूसरी फ्लाइट पकड़ी, कोलकाता से गया मुंबई। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैं डायरेक्ट दिल्ली से कहां गया, तो दिल्ली से मैं कहां गया, मुंबई तक। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। डिस्टेंस कितनी तय करी, डिस्टेंस मैंने तय करी वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। मैंने डिस्टेंस कितनी तय करी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दोनों में फर्क है। ये डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में बताएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी की तरीके से मान लीजिए एक वेक्टर ए है, अब मैंने डायरेक्शन ऊपर ना करके नीचे की तरफ ले ली, इस तरीके से। ये वेक्टर ए है और ये नीचे वेक्टर ले लिया, मैंने वेक्टर बी की जगह माइनस वेक्टर ऑफ बी ले लिया। ये वेक्टर ए था और माइनस वेक्टर ऑफ बी ले लिया, माने अब ऊपर जाने की जगह मैं नीचे जा रहा हूं। वेक्टर बी है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या कर दी मैंने, अपोजिट कर दी। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अब ये रिजल्टेंट होगा, माने ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। बात समझ में आ गई। ये कहलाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर का ट्राइंगल लॉ कहलाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों। बिल्कुल सेम वे में अगर हम बात करें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है सर, कुछ नहीं कहेगा सर। मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और इधर वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बिल्कुल होगा। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर से हमें पता है, ठीक है ना। अब ये कहता है कि पैरेललोग्राम के रेस्पेक्ट में देखिए, मान लीजिए वेक्टर ये एक ए है, ये एक वेक्टर बी है, ठीक है ना। ऐसे ही ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, ये वेक्टर बी होगा और ये वेक्टर ए होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर ए है सॉरी, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो वेक्टर जा रहा है, ये जो वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए हो गया। हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला होगा, वेक्टर ए प्लस बी होगा या नहीं होगा। ऐसे ये वेक्टर बी, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, अगर मैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब अगर मैं बात करता हूं आगे की, और देखिएगा जरा, समझिएगा मेरी बात को। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक है ना। तो ये वेक्टर ए, तो इसका टर्मिनल क्या होगा, ये होगा आपका, भाई यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ध्यान से देखिए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, अब दोनों एडजेसेंट साइड क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में। एक का इनिशियल पॉइंट दूसरे का टर्मिनल पॉइंट नहीं है भाई। अगर हम बात करें ट्राइंगल लॉ की, ट्राइंगल लॉ की बात करें तो यहां पे देखिए, किसी एक का इनिशियल पॉइंट हुआ और यहां इसका ए का क्या हुआ, टर्मिनल पॉइंट हुआ।
लेकिन बी के लिए टर्मिनल पॉइंट क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है और इसका टर्मिनल यहां पर है। मतलब यहां पे टर्मिनल और इनिशियल क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर पैरेललोग्राम की बात करें, मान लीजिए मैंने वेक्टर ए, ये लिखा वेक्टर ए, और इसके अलग डायरेक्शन में ये वेक्टर बी, तो अब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, माने ये दोनों क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर हो गए। ये दोनों क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर हो गए। तो इसके पैरेलल में मैंने एक ये यहां पे, इसके पैरेलल में एक मैंने यहां पे वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर ए। तो अगर ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। भाई वेक्टर बी वेक्टर ए, माने टर्म इनिशियल ये हुआ, टर्मिनल ये हुआ, तो यहां से यहां तक जाना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये इसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। ऐसे ही अगर ये बी, ये ए, सॉरी ये ए, ये बी, ये ए इसके पैरेलल में, ये बी इसके पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट तब भी यही होगा, ए प्लस बी। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग देख लीजिए चाहे तो आप। बात समझ में आ गई? तो ये इसका कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। समझ में आ गई बात? ये आपके हो गए बेसिक पॉइंट। तो दोस्तों जितनी क्लास मैंने आपको कराई, ये आपकी बेसिक क्लास है वेक्टर्स की। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं। आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि मैं आपके लिए फर्दर क्लासेस लेके आता रहूं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।